नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है 11th के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समवायता, आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है समवायता। मीन्स जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो समवायता प्रदर्शित करते हैं। समवायता या इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में समवायता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जो नॉर्मली इजी वे में आता है। क्वेश्चन आप बना लेंगे, समवायता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। ठीक है, जो हमारा एक नॉर्मली क्वेश्चन बनता है वो आपने नोट कर लिया होगा कि समवायता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। जैसे कि हमने यहाँ चार्ट बना रखा है जो किसका है, प्रकार का है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समवायता क्या होती है ना। समवायता की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कार्बनिक यौगिकों की ये विशेषताएं देखी गई है कि कार्बनिक यौगिकों में कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके की संरचना सूत्र, रासायनिक गुण, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं। अणु सूत्र, यहाँ सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो क्या है, अणु सूत्र। हम पढ़ के आ रहे हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अलग अलग सूत्रों के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाता है। उनको अणु सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको संरचनात्मक सूत्र के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, संगनिष्ठ सूत्रों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर समवायता ऐसा गुण है जिसमें कहा जाता है दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। अणु सूत्र समान होते हैं पर इनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, साथ ही संरचना सूत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं समावयवी। ऐसे यौगिकों को हम आपस में क्या बोलते हैं, समावयवी या आइसोमर कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के इस गुण को हम कहते हैं समवायता। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट कर लें कि समवायता ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनकी संरचना सूत्र, भौतिक गुण व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे आपस में समावयवी कहलाते हैं। आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी या आइसोमर कहलाते हैं, और इस गुण को हम कहते हैं समवायता। ठीक है, तो बस हमारे पास एक छोटा सा जो पॉइंट आया अणु सूत्र, हमको याद रखना है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे या समावयवी होंगे उनके क्या समान होने चाहिए, अणु सूत्र। अणु सूत्र के अलावा अगर हम बात करें भौतिक गुणों की, रासायनिक गुणों की, संरचना सूत्र की, तो ये कैसे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उनके अणु सूत्र कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपने नोट कर ली है तो नीचे हेडिंग डाल लेंगे कि समवायता के प्रकार। समवायता के प्रकार, तो प्रकार का जैसे कि मैंने चार्ट बना के रखा है, आप भी इस तरीके से बना लीजिए कि समवायता को निम्न प्रकारों में प्रदर्शित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। समवायता को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट है संरचनात्मक समवायता और दूसरा होता है त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, नाम से स्पष्ट है, संरचनात्मक मतलब कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं। हम अगर यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं ना, सब में एक कॉमन चीज आएगी, अणु सूत्र। तो बिल्कुल तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि हम किसी की भी अगर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमको इस चीज का ध्यान ही रखना है कि क्या समान होगा इनमें, अणु सूत्र, है ना। तो ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं पर उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, वहां पर संरचनात्मक समवायता पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी डेफिनेशन, दूसरा हम प्रकार देखें, दूसरा क्या है, त्रिविम समवायता। त्रिविम मतलब स्पेस की हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, कि डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं किंतु त्रिविम में उनसे जुड़े जो परमाणु होते हैं उनका जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है, या त्रिविम प्रकार के ये जो है विशेषताएं रखते हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर त्रिविम में इनसे जुड़े हुए परमाणुओं का जो विशेषता होती है, इनसे जुड़े हुए परमाणुओं का जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है ना। त्रिविम में इनका विन्यास अलग अलग होता है।
तो ये दो डेफिनेशन आपने नोट कर लिए। अब इनके प्रकारों को हम देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संरचनात्मक समवायता के प्रकारों को, क्योंकि ऑलरेडी इसके हमने 5 प्रकार लिख के रखे हैं, श्रृंखला समवायता, वलय समवायता, मध्यावयता, स्थान समवायता और क्रियात्मक समूह समवायता। तो आज की क्लास में हम ये 5 समवायता के बारे में देखेंगे और फिर सेकेंड क्लास जो है उसमें हम देखेंगे त्रिविम समवायता के बारे में, जिससे हम क्या 3 भागों में डिवाइड करते हैं। या त्रिविम समवायता के 3 मुख्य प्रकार हैं, प्रकाशीय समवायता, ज्यामितीय समवायता और संरूपण समवायता। ठीक है, तो प्रकारों में पहले आप ये चार्ट बना ले, फिर हम देखेंगे संरचनात्मक समवायता के प्रकारों को एग्जाम्पल या उदाहरण सहित। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर ले। आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अलग से क्वेश्चन भी आता है ये कि संरचनात्मक समवायता किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए, है ना। तो डेफिनेशन आपने नोट कर लिए होंगे कि संरचनात्मक समवायता ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं, है ना। बिल्कुल मैंने कहा ये शब्द बिल्कुल आप ध्यान रख लें। जहां समवायता शब्द आया मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, वहां पर संरचनात्मक समवायता पाई जाती है। अब संरचनात्मक समवायता के अंतर्गत पहला प्रकार हम पढ़ेंगे श्रृंखला समवायता। नोट कर लेंगे आप, श्रृंखला समवायता या इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन तो आप पहले नोट ही कर लीजिए कि श्रृंखला समवायता ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं किंतु श्रृंखला मीन्स कौन सी श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, वहां पर पाई जाती है श्रृंखला समवायता, है ना। श्रृंखला, तो श्रृंखला की जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में बहुत सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में हम सब पढ़ के आए हैं कि ब्यूटेन है, उसका अणु सूत्र कितना होता है, C4H10। ठीक है, C जिसमें कार्बन 4 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब अगर इसको, ये क्या है इसका अणु सूत्र, अब अगर इसको हम संरचनात्मक रूप में लिखें तो संरचनात्मक रूप में यहाँ पर जब इसको हम सीधी श्रृंखला बना के लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 मीन्स यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एक लाइन से जुड़े हुए हैं। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या इन्हीं 4 कार्बन को अगर हम साखित रूप में लिख देते हैं, CH3 CH और एक CH3 यहाँ पर जोड़ दिए और एक CH3 यहाँ पर। तो इन दोनों ही सूत्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सूत्रों में कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब दोनों ही यौगिकों में कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। मतलब कि इनका अणु सूत्र कैसा हुआ, एक समान हुआ। पर अगर हम श्रृंखला देखें, किसकी श्रृंखला, कार्बन की, तो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की है, ये हमको दिखाई दे रही है ना, ये कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की है और यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है। हमने नामकरण पढ़े हैं और नामकरण में हम श्रृंखला को वरीयता देते हैं। तो 4 कार्बन की श्रृंखला है और यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, इस कारण यहाँ पे कौन सी समवायता पाई जाती है, श्रृंखला समवायता। तो ब्यूटेन की 2 श्रृंखला समवाय भी हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन और दूसरे को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ओके ना। इसी तरीके से अगर हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन भी इंपॉर्टेंट यौगिक है, पेंटेन नोट करते जाएंगे आप। पेंटेन का अणु सूत्र क्या है, C5H12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो इन 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, तो इनमें अगर हम देखें इन 5 कार्बन को अगर हम एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, CH3 CH2 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 CH3, है ना, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं कार्बन की हम श्रृंखला कम कर दें, 5 कार्बन की श्रृंखला थी, अब अगर हम 4 कर दें, CH3 CH2 CH CH3, जहां हमने कार्बन की श्रृंखला 4 की, मतलब कि एक हमको यहाँ पर साथी समूह जोड़ना है जो कि कार्बन के रूप में है ना, CH3। अब इसी कार्बन की श्रृंखला को 4 की अपेक्षा में 3 की कर देती हूँ, 4 की जगह CH3 C
CH3 और एक CH3 को यहाँ और एक CH3 को हम यहाँ जोड़ देते हैं, है ना। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 ये हमने जो संरचना बनाई है वो पेंटेन के समावयवियों की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटेन के समावयवियों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो पेंटेन के 3 समावयवी हैं। यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, 5 कार्बन वाला, जिसमें जो कार्बन है एक ही श्रृंखला से है जिसको हम कहते हैं एन पेंटेन। एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं जिसका नाम क्या हो जाता है, एन पेंटेन। दूसरे में जहां पर एक साखी समूह जुड़ गया है इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ओके ना, नेक्स्ट जो तीसरा है, तीसरे में ये जो कार्बन है इस कार्बन से 4 कार्बन समूह, 4 जो कार्बन जुड़े हुए हैं इसका नाम है नियोपेंटेन। आईयूपीएसी नाम अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके आईयूपीएसी नाम भी जरूर बना लें, है ना, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सबके आपको क्या बनाना है, आईयूपीएसी नाम। हमने भी बिल्कुल सिंपल नेम बनाए, साधारण नाम बताए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इनके सूत्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, श्रृंखला समवायता के अंतर्गत कौन सी संरचनात्मक समवायता के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, श्रृंखला समवायता के उदाहरण, ठीक है, कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जिसमें ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समवायवी हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जबकि जो पेंटेन है उसकी 3 समवायवी हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो इनकी संरचना आप बना लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंखला के बाद क्या लिखा है, स्थान समवायता। आप नोट करते जा रहे हैं ना सभी, जितने भी एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आप उसे नोट करते जाएं। सेकंड हमारे पास में है स्थान समवायता। ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, कि दोनों साथ में पूछी जाती है अक्सर, श्रृंखला और स्थान समवायता। स्थान समवायता मीन्स, अब यहाँ पर भी जब हम डेफिनेशन बनाते हैं, नोट कर लिया आपने ना नीचे का, तो यहाँ स्थान समवायता की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या हो जाती है, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऐसे यौगिक जिनके क्या समान होंगे, अणु सूत्र, है ना। हर एक डेफिनेशन में ये लाइन आनी है, बिल्कुल आप याद कर ले, है ना, कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन क्या भिन्न होता है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, स्थान। अब यहाँ हम किसके स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो स्थान है किसी प्रतिस्थापी का हो सकता है या फिर क्रियात्मक समूह का हो सकता है, क्रियात्मक समूह का, ठीक है। तो हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनसे जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी हैं या क्रियात्मक समूह हैं इनका जो स्थान है वो भिन्न भिन्न होता है। स्थान कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसे जो यौगिक होते हैं आपस में स्थान समवायवी कहलाते हैं और इस गुण को हम स्थान या स्थिति समवायता कहते हैं। या तो स्थान बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, स्थिति, पोजीशन में चेंज होता है इसलिए स्थिति या पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर ली होगी आपने। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में, जैसे हम एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, हमारे पास है सपोज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, ये देखेंगे 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर 1 कार्बन है, इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ दिया Cl, ठीक है। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं CH3 CH2 CH3, अब ये जो Cl है उसको मैं 1 कार्बन पे ना जोड़ के बीच वाले कार्बन पे जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर ये 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग का अगर आपको पता है ना, अगर हमने नियम पढ़े हैं तो नियम में हम पढ़े हैं कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां से हमारा प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह पास में हो। तो ये हमने इसकी नंबरिंग की और जब इसका हम नाम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 1 क्लोरो, Cl को हम बोलते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है इसलिए 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अब देखोगे यहाँ पर 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरो बोलते हैं जिसको हम। तो जो हमारे पास प्रतिस्थापी है, क्रियात्मक समूह है, उसका स्थान चेंज है,
है ना। लेकिन अगर इनके हम अणु सूत्र देखें तो दोनों में कार्बन कितने हैं, 3 है। ये Cl है ना। यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन 3 2 5 6 7, हाइड्रोजन कितने हैं, 7, 3 3 6 और 1 7। और क्लोरीन कितना है, Cl कितने हैं, 1 है। मतलब दोनों का जो अणु सूत्र है वो क्या है, C3H7Cl। दोनों के अणु सूत्र समान है, पर दोनों से जो क्रियात्मक समूह क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका स्थान कैसा है, अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो समवैधता है उसे हम कहते हैं स्थान समवैधता। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, क्लोरीन की जगह हाइड्रोक्सी समूह लगा सकते हैं, साइनाइड समूह लगा सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल आपको बनाते बन सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रियात्मक समूह समवैधता। थर्ड में आप नोट कर लेंगे क्रियात्मक समूह समवैधता, क्रियात्मक समूह समवैधता। ठीक है, क्रियात्मक समूह समवैधता। फिर से इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में क्या चीज कॉमन हो जाएगी, है ना। तो आपको डेफिनेशन बनाते भी आने लगी होगी कि ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं। फिर से वही चीज, बिल्कुल आप एक पॉइंट हमने कहा ना शुरू से, नोट करके रखें। अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु इन यौगिकों से जुड़े क्या भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी नाम है उसी में तो डेफिनेशन है। क्रियात्मक समूह लिखा है मतलब क्रियात्मक समूह भिन्न हो जाएंगे। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उनसे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है ना, तो क्रियात्मक समूह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। वहां पर क्रियात्मक समूह समवैधता पाई जाती है। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनसे जुड़े हुए क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समवैधता। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में आपको मिलता है, याद भी रख सकते हैं, आपके पास एक एल्कोहल है और एक ईथर। एल्कोहल और ईथर, इन दोनों में पाई जाती है क्रियात्मक समूह समवैधता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा C2H6O, C2H6O, C2 मतलब कि 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन, C2H6O है। इसको मैं 2 प्रकार से लिख सकती हूँ, देखेंगे आप। यहाँ पर मैंने CH3 CH2OH लिखा है ना। 1 2 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसी को अगर मैं दूसरे टाइप से लिखना चाहूँ तो CH3OCH3। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 ऑक्सीजन से दोनों मैथिल समूह को अलग अलग जोड़ दिए, है ना। तो क्योंकि हम क्रियात्मक समूह पहले पढ़ के आए, हमको पता है कि दोनों में एल्कोहल और ईथर में क्या अंतर होता है ना, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये एक एल्कोहल है। क्यों एल्कोहल है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कोहल में कौन सा समूह होता है, हाइड्रोक्सी। यहाँ पर ये एक एल्कोहल है, जबकि ये क्या है, ईथर है। ईथर जिसमें कि O मतलब ऑक्सीजन है, उससे जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईथर। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन से दोनों एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एल्कोहल और ईथर जो होते हैं वो क्रियात्मक समूह समवैधता दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु ये हाइड्रोक्सी मतलब कि एल्कोहल, हाइड्रोक्सी अगर OH समूह जुड़ा होता है तो वो एल्कोहल होता है, और अगर बीच में ऑक्सीजन है, अगल बगल में एल्किल समूह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये ईथर हो गया और ये हो गया एल्कोहल। नाम नोट कर सकते हैं आप, ये हो गया एथेनॉल और ये हो गया डाइमेथिल ईथर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा टाइप। ओके, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा आपने क्रियात्मक समूह समवैधता के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखेंगे मध्यावैधता। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लेंगे, 4th में क्या लिख लेंगे, मध्यावैधता। मध्यावैधता, मध्यावैधता में यहाँ पर कहा जाता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके की फिर से वही हो जाएगा, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन जो
कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह जो मध्य में क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उनसे जो एल्किल समूह जुड़ते हैं, उन एल्किल समूहों का एल्किल समूह अलग अलग होते हैं। मतलब क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने ईथर के बारे में भी कहा, हमने कहा ईथर क्या होते हैं, ROR मीन्स यहाँ पर एल्किल समूह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से। अब अगर इसको मैंने लिखा C2H5O C2H5 मीन्स ये ईथर है, जिसका नाम अगर हम देखें तो नाम क्या होता है, नाम आप नोट कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, लेकिन अब इसी को अगर मैंने लिखा CH3O C3H7 तो यहाँ पर एक हो गया मैथिल समूह और एक हो गया प्रोपिल समूह, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मैथिल प्रोपिल ईथर, मैथिल प्रोपिल ईथर। पर अब यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों के अगर हम अणु सूत्र देखें, दोनों में कार्बन कितने हैं, यहाँ पे देखेंगे कार्बन 4 है और यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 1 3 और 1 4। हाइड्रोजन की बात करें 5 और 5 10, यहाँ पर 7 और 3 10, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। और दोनों के पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1, मतलब दोनों का अणु सूत्र क्या हुआ, C4H10O, ये हुआ इनका अणु सूत्र। पर अगर इनका हम संरचना सूत्र देखते हैं तो संरचना सूत्र कैसा है, भिन्न भिन्न है। नाम से स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग है। अलग क्या है कि जो बीच में ये जो ऑक्सीजन है, इनसे जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मध्य में जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं वो यदि भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पर मध्यावयता पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वलय समावयता। इसको हम ऊपर लिखते हैं 5th नंबर पे, है ना। पांचवा हमारे पास क्या है, वलय समावयता, वलय समावयता। इसको चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, वलय समावयता, वलय का मतलब क्या होता है, वलय समावयता, आप नोट कर लेंगे इसको, वलय समावयता, वलय। तो यहाँ पर कहा जाता है कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, पर उनमें से एक यौगिक अचक्रीय यौगिक के रूप में पाया जाता है और दूसरा चक्रीय, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे वलय, वलय यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक यौगिक वलय या चक्रीय यौगिक के रूप में होता है और दूसरा यौगिक कैसा होता है, अचक्रीय यौगिक के रूप में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल लिख लें फिर हम इसके अणु सूत्र बनाएंगे। जैसे अगर मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, अगर आप देखें ब्यूटीन, ब्यूटीन है। और कैसा ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्यूटीन। अब इसी को मैं मतलब ये जो जितने कार्बन और हाइड्रोजन है, इसी को मैं एक और सूत्र बनाती हूँ, CH2 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 CH2, ये। अब इसको आप देखोगे, अगर इन दोनों में हम कार्बन और हाइड्रोजन देखें तो दोनों के पास कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों में अगर हम हाइड्रोजन देखें 3 2 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 7 और 1 8, मीन्स हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो दोनों का अगर हम अणु सूत्र देखते हैं तो कार्बन C4, हाइड्रोजन 8 मीन्स C4H8 है। पर इनमें से एक अचक्रीय रूप में पाया जाता है और एक चक्रीय रूप में पाया जाता है। जो अचक्रीय रूप में पाया जाता है वो कौन सा है, एल्कीन है ना। और जो दूसरा है वो क्या है, यहाँ पर साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो नाम जिसका हो जाएगा, इसका अगर हम नाम नोट करते हैं तो आप लिख सकते हो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपस में कैसी समवयता प्रदर्शित करते हैं, वलय समवयता। वलय समवयता मतलब यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, पर एक यौगिक चक्रीय रूप में पाया जाता है जबकि दूसरा यौगिक कैसे पाया जाता है, अचक्रीय रूप में। तो वहां पर कौन सी समवयता पाई जाती है, वलय समवयता। तो पांचवा ये हुआ। एक पॉइंट और हमारा छूटा है, आप नोट कर सकते हैं, चलावयता।
चलावयता, ये अलग से भी पूछा जाता है कि चलावयता क्या है। तो ये जो चलावयता है वो भी एक समावयता होती है। हम इसके एग्जाम्पल यहाँ आगे देखेंगे। चलावयता जिसमें कहा जाता है, नोट कर लें इसकी डेफिनेशन। चलावयता, चलावयता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होती, टाटोमेरिज, हेडिंग डाल लेंगे चलावयता। चलावयता मतलब चलावयवी, गतिक रूप में होते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, पर वो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। और वो जो 2 रूप होते हैं, 2 रूपों में पाए जाते हैं, और दोनों रूप एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैं यहाँ पर लिखती हूँ H, ठीक है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। ये विलयन के रूप में रहता है। तो साम्यावस्था में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, और जब नाइट्रोजन से जुड़ जाता है ना तो ये इस टाइप से हो जाता है, मीन्स यहाँ पे C ये है ना, तो इसको ही हम लिखते हैं NHC, इस प्रकार से। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है जब बहुसंयोजी यौगिक से, आप इसका एक एग्जाम्पल देख लें तो आपको शब्द थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। एक और हमारे पास पाई जाती कीटो इनॉल चलावयता, ये नाम से आता है, कीटो इनॉल चलावयता। कीटो इनॉल मीन्स, जैसे मैंने एक यौगिक बनाया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। अब इसकी बैलेंसी फ्री, ठीक है, इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसी को हम कन्वर्ट करें COH, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब इस यौगिक की अभी मैंने समावयता यहाँ पर इसको फ्री, जैसे एक वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी, एक यहाँ पर नहीं होगी, एक वैलेंसी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऐसे यौगिक है जहां पर हम इससे कुछ भी जोड़ सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन है CH3 जोड़ सकते हैं एल्किल समूह। तो ये जो C डबल बॉन्ड O मतलब कि कार्बन एक, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C से क्या आ गया OH, तो यहाँ पर कहा जाता है ये कीटोन है, और ये क्या है, यहाँ पर OH है जिसको हम ऑल बोलते हैं, डबल बॉन्ड है जिसको हम इन बोलते हैं। तो इन और ऑल मिलके हो जाते हैं इनॉल, है ना, ये हो जाता है कीटो फॉर्म और ये हो जाता है इनॉल फॉर्म। मतलब कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जब इनके विलयन बनाए जाते हैं तो जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में और जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में एक्सचेंज होते रहते हैं। उसका कारण क्या होता है, ऐसे यौगिकों में ये जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बहुसंयोजी यौगिकों से जुड़ा होता है। बहुसंयोजी मतलब कि जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बहुबंध बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकता है। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, है ना। पूरा जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। यहाँ भी हाइड्रोजन गतिक रूप में है, चलावयवी रूप में है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी बहुसंयोजी परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो वह एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर गतिक रूप से परिवर्तित होता रहता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता रहता है, जिसके कारण वहां पर चलावयता पाई जाती है। तो ये भी एक क्या है, समावयता का प्रकार है, चलावयता। जैसे कि यहाँ पर ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, यहाँ पर CNC, ये कहलाता है साइनो और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड फॉर्म। और ये होता है कीटोन और इनॉल, मतलब कभी वो कीटोन के रूप में, कीटो रूप में पाया जा सकता है और कभी वो इनॉल के रूप में। इस कारण इसको कीटो इनॉल चलावयता कहते हैं, ठीक है। तो ये चलावयता अलग से टॉपिक भी पूछा जाता है। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने थोड़ा ज्यादा भी हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान से समझेंगे। समावयता के प्रकारों को पढ़ा और समावयता में मुख्य रूप से हमने क्या देखा, संरचनात्मक समावयता के प्रकार जो कि 6 प्रकार के होते हैं, श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक समूह, मध्यवयता, वलय समावयता और चलावयता। जब भी आप समावयता की परिभाषा लिखते हैं बस आपको ध्यान रखना है ऐसे यौगिक जिनके की अणु सूत्र समान होते हैं और जो भी संरचनात्मक गुण है वो भिन्न भिन्न होता है ना।
तो हमने जैसे कहा श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी तो श्रृंखला समवायता, स्थान भिन्न भिन्न होगा तो स्थान समवायता, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगी तो क्रियात्मक समूह समवायता, मध्यावयता मतलब कि एल के समूह, मध्य से जो क्रियात्मक समूह है उससे एल के समूह जुड़े होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। वलय समवायता में एक यौगिक चक्रीय रूप में होता है, दूसरा यौगिक अचक्रीय रूप में होता है। चलावयता में हमने देखिए कि जो यौगिक होता है वो दो प्रकार के साम्य रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है और दोनों रूप एक दूसरे के साथ गतिक साम्य स्थापित करते हैं। मीन्स कभी एक फॉर्म में होते हैं और फिर तुरंत वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं चलावयता। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक देखा समवायता किसे कहते हैं, संरचनात्मक समवायता के उदाहरण। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और कॉपी में नोट करें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।